दोस्तों, अगर आप केवीएस इंटरव्यू 2023 देने जा रहे हैं, चाहे आप पीआरटी से संबंधित हो, टीजीटी आपकी पोस्ट हो या पीजीटी हो, यहाँ पर लगभग 50 क्वेश्चंस को हमने रखा है सवालों और उनके जवाबों के साथ में। वीडियो में लास्ट तक अगर आप रहेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो सभी पोस्ट के लिए हैं, तो अगर ये सवाल पूछे जाते हैं तो उनका आप आंसर कैसे करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपके लिखित यानी रिटन को लेकर के, और दूसरा जब आप डेमो और इंटरव्यू की बात करते हैं तो रिटन आपका 180 मार्क्स का था टोटल, उसका 70% आपका लिया जाना है। वहीं जब हम बात करते हैं आपके डेमो और इंटरव्यू, जिसे हम लोग प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट बोल देते हैं, उसमें आपका 60 में से आपको 30% मार्क्स ले करके आना है। और इस 60 मार्क्स की बात की जाए तो इसमें इंटरव्यू के आपके 30 नंबर होंगे और जो डेमो टीचिंग होगा वो आपको 30 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पहले यहाँ पर डेमो टीचिंग करवाएंगे और उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है पहले इंटरव्यू के लिए आपको बैठा दें और उसके बाद फिर उसी बीच में आपसे डेमो टीचिंग जो है वो करवाया जाए। एक बात ध्यान रखिएगा, 3 से 5 सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे अगर आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में आप कुछ बताएं। तो ये चीज़ मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी पर मैंने एक पीडीएफ भेजा हुआ था कि आपको किन किन चीज़ों को शामिल करना है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कुछ बच्चे हैं जो पूरा का पूरा फैमिली बैकग्राउंड इसमें रखे दे रहे हैं, तो वो सब इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर बता रहे हो तो अपने माता पिता का नाम आप अपने साथ में जोड़ सकते हैं। फिर अगर वो लास्ट में आपसे पूछते हैं कि टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर फैमिली, देन आप रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स के बारे में इंक्लूड करिएगा। अदरवाइज़ 1 से डेढ़ मिनट से 2 मिनट बहुत है अपने आप को बताने के लिए। अपने आप को बताने में जब हम बात करते हैं तो अपना आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम आप बताइएगा। जब आप बात करते हो आपकी स्कूलिंग को लेकर के 10th 12th, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, बीटीसी, बीएड, डीएलएड जो भी है आपका, उसके बाद आप जाएंगे सीटेट की तरफ। सीटेट के बाद अपनी हॉबी बताएंगे और वहाँ पर आप उन्हें थैंक यू बोल देंगे। इसके बाद ठीक है, कहते हैं यहाँ पर दूसरा सवाल जो है कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, वाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं आपकी हॉबी इंटरेस्ट वाली जो चीज़ है, अगर वो चीज़ है कि भाई पठन पाठन में छोटे बच्चों को पढ़ाने को लेकर के रुचि या बहुत सारी बातें हैं, अगर वो सारी चीज़ें हैं तो आप इंक्लूड करिएगा। मैंने कई बार बताया हुआ है कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, इसका एक सही जवाब आपको क्या देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों को भी आप कहीं ना कहीं इंक्लूड करिएगा। ऐसे में ये चीज़ याद रखिए, जो भी रहे आपकी जेन्युइन चीज़ होनी चाहिए, मतलब असल में आप जो कहना चाहते हैं, जो आपके में है, मतलब एक वर्ड बोला जाता है, मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, बी यू, ठीक है। आप जो हैं वही रहिएगा, कहने का मतलब बस यही है, ठीक है। ज़्यादा वहाँ पर बनावटी बनने की कोशिश नहीं करिएगा। फिर है कि आप केवी में ही शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। तो ये बात हो गई कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। दूसरी बात ये हो गई कि आप केवी में ही शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। भाई स्कूल तो बहुत सारे हैं और ये सवाल उस समय तब पूछ लिया जाएगा जब आप टीचिंग किए होंगे, कहीं पे भी आप पढ़ाए होंगे, किसी प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाए होंगे, तो आपसे कहेंगे आप केंद्रीय विद्यालय में ही क्यों शिक्षक बनना चाहते हैं। तो उनको आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई ऐसे में करिएगा कि रेपुटेड है, चीज़ें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कि उसकी बात करें, हम अलग अलग संस्कृतियों को देखना चाहते हैं, हम अलग अलग बच्चों के साथ में कहीं ना कहीं इंटरेक्शन चाहते हैं। तो अलग अलग संस्कृति कैसे मिलेगी, केंद्रीय विद्यालय पूरे भारत में है, आप अलग अलग, आपका ट्रांसफ़र होगा, आप अलग अलग जाओगे, अलग अलग चीज़ों से रूबरू होगे, अलग अलग बच्चों को आप पढ़ाओगे। तो इन सब चीज़ों को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अपने शिक्षण दर्शन की व्याख्या करें, टीचिंग फिलॉसफी के बारे में बताएं कि क्या कुछ है आपका। जब हम टीचिंग फिलॉसफी को लेकर के बात करते हैं, फिलॉसफी क्या है आपका, तो इस तरीके से जो भी आपका पठन पाठन से संबंधित जो आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, उसे आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे दर्शाएंगे, वो सारी चीज़ों को आप चौथे पॉइंट में रख दीजिएगा, मतलब 4th वाले क्वेश्चन में। एक विद्यालय शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि स्कूल टीचर की, उसके बारे में आपको बताना है। तो स्कूल टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधा सा है, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं, बच्चों के पठन पाठन से संबंधित अगर वो कमज़ोर हैं तो कैसे उनको हम सही सुधार में लेकर के आएंगे। कोई बच्चा बीमार हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, माता पिता के साथ में उनको हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे। कुछ कमज़ोर हैं तो माता पिता की सहायता से कैसे उनकी सहायता करेंगे, माता पिता की हेल्प लेकर के या अभिभावक की हेल्प लेकर के। तो ये सब सारी चीज़ों को यहाँ पर हम शामिल करेंगे। शिक्षकों में
कौन से व्यक्तित्व के गुण होने चाहिए। यहाँ पर पर्सनालिटी से संबंधित आपकी जो है कुछ ट्रेड्स के बारे में, कुछ गुणों के बारे में बात की है कि कौन कौन सी चीज़ें आप में होनी चाहिए। तो जैसे होता नहीं है कि आपको सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीज़ें हैं ना, आपको फ्री होने की ज़रूरत है, आपको काम हो करके काम करने की ज़रूरत है, काम मतलब समझ रहे हो, शांत हो करके काम करने की ज़रूरत है, गुस्सा नहीं होना है, वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी। आप अपनी कक्षा में विभिन्न संस्कृतियों से कैसे निपटेंगे। विभिन्न संस्कृतियों, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, आपको पता है कि स्टूडेंट जो है वो अलग अलग आपके पृष्ठभूमि बैकग्राउंड से आपके साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनसे आप कैसे निपटोगे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कॉमन जो आपकी लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है, तो कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और फिर आप ऐसे में कहीं ना कहीं आप उस भाषा का प्रयोग करते हुए उन चीज़ों को टैकल करेंगे। ठीक है, ये तो एक केवल भाषा तक की बात हो गई। कल्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, हमें उनका सम्मान करना। आप हमेशा पेडागोजी वाले इश्यूज़ वाले क्वेश्चन में आप पढ़े होंगे कि अलग अलग संस्कृतियों के साथ क्या करना चाहिए सम्मान करने की बात, है ना। उनको हमें कहीं ना कहीं एक जैसे होता नहीं है कि कहीं से भी उन्हें हमें नकारना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप एक आलसी विद्यार्थी को कैसे संभालेंगे, तो आप ये चीज़ जानने की कोशिश करिए कि आखिर वो आलस दिखा रहा है तो क्यों दिखा रहा है। ऐसा तो नहीं तो आपकी टीचिंग में कहीं जो है एक, जब बोलते हैं ना कि नीरसपन जो है वो देखने को मिल रहा है, तो आप उसे सरस बनाने की कोशिश करिए, टीएलएम का यूज़ करिए, आईसीटी का यूज़ करिए, और उसके बाद आप जो आलसी विद्यार्थी हैं उन्हें कहीं ना कहीं आप ऐसे में जागरूक बना सकते हैं। आप अपनी कक्षा में अनुशासन कैसे बनाए रखेंगे, एक डिसिप्लिन बनाने की बात है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो पूरी तरीके से सही हो, पूरी तरीके से बात तो सही है जो मैं बता रहा हूँ, आपकी भी चीज़ें बहुत सारी होंगी जो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं अनुशासन बनाने को लेकर के। वैसा नहीं है कि डंडा लेकर के बच्चों को दौड़ाएंगे, शांत होकर के उन पर जैसे अनुशासन प्रकार से आप एक डिक्टेटर प्रकार से आप जा कर के बैठेंगे कि नहीं अब किसी को बात नहीं करनी है, और सारी चीज़ें एक तरीका होना चाहिए। ठीक है, यदि आप कक्षा के किसी छात्र को व्यवहार संबंधी गंभीर समस्या है तो आप इसे कैसे प्रतिबंधित करते हैं। व्यवहार संबंधी, अब देखिए वो कैसे बिहेव करता है। मान लीजिए कि उसका व्यवहार बहुत ही अजीब सा है, आपको ज़रूर कहीं ना कहीं आप बीएड या डीएलएड बीटीसी जेबीटी जो भी आप करा, आप टीचिंग करने के लिए गए होंगे, तो ऐसे में आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों का बिहेवियर भी बहुत अजीब होता है। तो ये चीज़ है, उसे डायग्नोस करने की, उसे समझने की, और फिर उसे दूर करने की आपको ज़रूरत है। आप खराब प्रदर्शन करने वाले छात्रों का प्रबंधन कैसे करेंगे, वही चीज़ एक निदानात्मक परीक्षण, फिर उपचारात्मक परीक्षण, ये चीज़ हमें यहाँ पर करनी होगी। अपने माता पिता, आप माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर उनके मम्मी पापा आते हैं, ठीक है, अभिभावकों को आप बुलाते हो, तो उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये चीज़ भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। आप मम्मी पापा का अनादर कर रहे हैं, ऐसे में मान लीजिए कुछ आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं, बच्चे के सामने बोल रहे हैं, तो वो गलत प्रभाव पड़ेगा। आप वो ऐसे भी अगर बोल रहे हैं उनसे, तो भी आपकी जो शिक्षक वाली जो इमेज है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। आप अपने छात्रों के लिए सीखने और अधिक मज़ेदार जो है उसे कैसे बना सकते हैं, तो आप बोलिए उनसे इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का यूज़ करेंगे, हम टीएलएम का यूज़ करेंगे, इन सारी चीज़ों को आप शामिल करिए। आपकी कक्षा में आईसीटी का उपयोग कैसे किया जा सकता है, तो सीधा सा है, जो आप ये यूज़ कर रहे होते हो, जब हम प्रोजेक्टर वगैरह की बात करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। ऑनलाइन टीचिंग आप करवा रहे होते हो, है ना, कुछ मोबाइल से देख करके किसी एप्लीकेशन, दीक्षा एप्लीकेशन, और उनसे आप बता रहे होते हो, तो ये सारी चीज़ें उसमें हेल्प करेंगी। आप छात्रों का मूल्यांकन कैसे करेंगे, उनका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो ये आपके ऊपर है। आप ग्रुप में कर रहे हो, आप इंडिविजुअल कर रहे हो, ये आपके ऊपर है कि किन किन चीज़ों को आप ऐसे में ध्यान में रखेंगे। और मूल्यांकन और मापन, यानी कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर मेजरमेंट को लेकर के, इवैल्यूएशन को लेकर के, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। कई सारे टूल्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या है, ठीक है, किसी चीज़ को मापना और किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। मापन और मूल्यांकन बहुत ही बड़ा चैप्टर था, इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ करके जाइएगा। एक असंबद्ध छात्र को कैसे प्रेरित करेंगे। एक ऐसा छात्र असंबद्ध मतलब वो क्लास से संबद्ध है ही नहीं, है ना, मतलब जुड़ा हुआ ही नहीं है, वो कहीं और खोया है, किसी और दुनिया में खोया है। तो अभी ऊपर मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि एटलीस्ट आप जानने की कोशिश करिए कि आखिर वो चाहता क्या है। अगर आपने उसकी इच्छा को समझ लिया तो आप बहुत अच्छे से उसकी इच्छा की प्रतिपूर्ति करेंगे, और ऐसे में वो एक्टिव होकर के, यानी कि बहुत ही जागरूक होकर के वो क्लास में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, और वो पठन पाठन में सहयोगी बनेगा। फिर कहते हैं आप अपने शिक्षण के बारे में अनोखा मानते हैं। क्या अनोखा मानते हैं, आपको लगता है कि बहुत अच्छी टीचिंग है आपकी जो है, तो आप उसमें स्पेशल क्या मानते हो। ऐसे में आप कैसे, मतलब बहुत सारे टीचर हैं यहाँ पर, तो आप अपने आप को स्पेशल कैसे मानते हो, ठीक है, तो ये स्पेशल तो आप ही बता पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अब यहाँ पर देखिए
क्या आप शिक्षक के रूप में लचीले हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आप में है? जो भी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, लचीला होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग मानसिक योग्यता वाले होते हैं, मानसिक स्तर वाले होते हैं, मेंटल लेवल उनका अलग अलग होता है। किसी बच्चे को अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आपसे बार बार वो चीज़ पूछ रहा है, सर बताइए मुझे नहीं समझ में आया, सर क्या लिखा है नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे में आप कितने उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी आप रखते हो, आप कितने सेंसिटिव हो उस समय, ठीक है। आप क्या बच्चों को ऐसे में बाहर ले जा कर के एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ा पा रहे हो? बात समझ में आ रही है कि आप हर सिचुएशन में अपने आप को लचीला रख पा रहे हो? रिजिड नहीं होना है, याद रखिएगा। लर्निंग बाय डूइंग, वो भी फ्री होकर के बात हमेशा की जाती है। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, मैं कई बार बताया हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेंथ में आप ज़रूर बताइएगा कि भाई बहुत, मतलब स्ट्रेंथ तो आप बता ही सकते हो कि हम, बहुत सारे आपके कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं उनको आप इंक्लूड करते हो, है ना। वीकनेस में आप ये कह दीजिए कि जैसे हम थोड़े से भावुक हैं, या हम किसी भी काम को अगर शुरू करते हैं तो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम उसमें लगे रहते हैं, तो इन चीज़ों को आप इसमें शामिल करिए। कोवर्कर्स के साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा? आपके साथ में काम करने वाले हैं तो उनमें ऐसा तो नहीं, मतलब आप उसमें रहना पसंद करते हो कि आप ग्रुप में काम कर सकते हो, क्या उनके साथ में सहयोगी बन के आप काम कर सकते हो? इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हम बात करते हैं KVS इंटरव्यू की पर्सनल तैयारी जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, वो आप हमारे साथ में कर सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप करिएगा 80 81 74 37 34, तो आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, या फिर आप सीधे सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। एंड्रॉयड एप्लीकेशन महेश अकेडमी के नाम से है, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कोर्स वहीं पर अवेलेबल है। ये पेड कोर्स है जो कि आपको वहीं से जाकर के परचेज़ करना होगा, ठीक है। आगे ले चलते हैं आपको। यहाँ पर जब कोई आपकी आलोचना करता है तो क्या प्रतिक्रिया होगी? आलोचना करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आलोचना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आप उसे सहर्ष स्वीकार करिए। जो आपको बोल रहा है उस पर सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, विचार करिए उसमें, ठीक है। आपको सहर्ष पहले स्वीकार करना है, कहीं से भी एक अचानक से उसे जवाब नहीं देना है, या किसी भी तरीके की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हो जिससे कि सामने वाला, मतलब आपको ये समझे कि आप तो बस आपा खो बैठे ऐसे में, ठीक है। हमने इस पद के लिए कई आवेदकों का साक्षात्कार लिया है, कई लोग आए हैं, तो ऐसे में हम आपको क्यों प्रेफर करें? बहुत सारे आए हैं तो कुछ तो आप में स्पेशल होना चाहिए, तो आप स्पेशल चीज़ों को आप बताइए उनमें कि आपके में स्पेशल क्या है ना। आप बाकियों का तो नहीं जानते, लेकिन अपनी जो चीज़ें बेस्ट है उसे इंक्लूड करिए। बाकियों का तो वही जानते हैं, वो इंटरव्यू ले रहे हैं, आप तो ले नहीं रहे हो, है ना। तो ऐसे में आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हम कितना ज़्यादा उन्हें सेटिस्फाई कर पाते हैं, और वो भी बच्चों के साथ में जोड़ करके अपनी टीचिंग को, ठीक है। एक अवज्ञाकारी आपका छात्र है, एक डिसोबीडिएंट स्टूडेंट है, तो उसे आप कैसे निपटेंगे, है ना। वो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो अभी मैंने कई सारी बातें ऊपर बताई हैं, उसी तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। समय प्रबंधन के बारे में क्या सोचते हैं? टाइम मैनेजर, क्या आप अच्छे एक समय प्रबंधक हैं? तो उनसे आप बोलिए कि आप टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से, आप कोई एक इवेंट, कोई एक घटना उन्हें बता दीजिए ऐसे में कि हमने ये किया था, एक इवेंट हुआ था और हमने वो काम फटाक से टाइम पे करके दिया था। हम ऑन टाइम चीज़ों को, जब भी कोई काम होता है तो ऑन टाइम करके देते हैं, है ना। लास्ट टाइम तक जब हम बात करते हैं फीस के सबमिशन को लेकर के, जितना आपका सबमिट हुआ है उनका पूरा एक डेटा बना करके एक्सेल शीट पर, स्प्रेडशीट पर वो हम दे देते हैं प्रिंसिपल सर को, है ना, वो हम प्रोवाइड करा देते हैं। इन सब सारी चीज़ों को आप टाइम मैनेजमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। टीचर के रूप में आप क्या हासिल करना चाहते हैं? तो जो भी आपकी इच्छा है वो आप ज़रूर बताइएगा। एक बहुत ही बढ़िया सा ये सवाल है, तो हम चाहेंगे कि आप इसका जवाब दें। एक शिक्षक के रूप में आप क्या हासिल करना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं, और देखते हैं कि इसका बेस्ट बढ़िया सा आंसर रहता है। ज़रूरी नहीं आंसर से भी करिएगा कि आप चाहते क्या हो टीचर बन करके, ठीक है। चलिए, अगर नौकरी के दौरान आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि आपको पता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, पूरे भारत में आपका ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। वैसे आपका समय लेते हैं ऐसे में 8 साल 10 साल 5 साल समय रहता है, लेकिन ट्रांसफ़र आपका कभी भी ऐसे में आ सकता है। आपको कैसा लगेगा? तो ये चीज़ आप उनको बताइएगा कि ये बात हमें पहले से पता थी, तो हम बिल्कुल से रेडी टू मूव, हम तैयार हैं। जैसे घर नहीं होता है रेडी टू मूव, रेडी टू लिव और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं इस चीज़ के लिए। एक विदेशी छात्र को आप कैसे हैंडल करेंगे? एक सवाल मैंने अलग से एक वीडियो में पूछा था, कई सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया था। तो विदेशी छात्र यहाँ पर हैंडल करने को लेकर के जब बात होती है, तो एक चीज़ ये कर सकते हो आप, ठीक है, हाँ। तो विदेशी छात्र को कैसे हैंडल करना, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक कॉमन जो आपका मीडियम है
बात करने का वो इंग्लिश है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ज़रूरी नहीं कि जब विदेशी छात्रों की बात की जाए तो वो आपका अंग्रेजी ही हो, इसीलिए चूँकि कॉमन लैंग्वेज मैंने बोला, तो वो किसी भी भाषा का होगा, पृष्ठभूमि का होगा। तो इंग्लिश तो एक कॉमन लैंग्वेज है जो उसे कहीं ना कहीं आती होगी, ठीक है, और आपको भी ये चीज़ आनी चाहिए। तो उस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, उसे टैकल करने की कोशिश करेंगे, उसकी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। बात समझ रहे हैं आप? तो वो सारी बातें इसमें जो है वो शामिल हो जाएंगी। कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हैं? जो जानते हो आप बताइएगा। एक्स्ट्रा काम मिलेगा तो क्या करोगे? बिल्कुल एक्स्ट्रा काम बहुत मिलता है केंद्रीय विद्यालय में भी। ऑनलाइन चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, ये सब आपको एक बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। यहाँ से बहुत काम मिलता है, ठीक है। NEP 2020 पूरा पढ़िएगा, चैप्टर यहीं बताया गया है। जब हम इसी चैनल की बात करते हैं यहीं पर आपको मिल जाएगा। राइट टू एजुकेशन 2009 क्या है, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। NCF 2005, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो कॉमन है, चाहे आप PRT से हो, TGT PGT से हो। FLN निपुण क्या होता है, यहाँ पर जाओगे आप KBS शॉर्ट नोट्स करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर उसे सब पढ़ करके जाइएगा। जितनी चीज़ें हैं पूरा आपका पूछा गया था रिटन में, इधर भी वही सारे सवाल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कविता एक्टिविटी करके बताइए। अभी PRT वालों के लिए हो गया कि कोई पोएम है, आप एक्टिविटी करके बताओ। AI बच्चों को आप कैसे पढ़ाओगे, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। तो कविता वाले में मैंने बताया था कि पूरे रिमझिम से आप 2 तैयार कर लो कविता, हिंदी की 2 अंग्रेजी की मैरीगोल्ड से तैयार कर लो। ऐसे ही कुछ कहानी 1-2 आप तैयार कर लो। लेकिन सभी चैप्टर्स को आपको यहाँ से जांच और परख करके जाना है। सभी चैप्टर्स का जो सारांश है, सारांश कहने का मतलब है कि उस चैप्टर में दिया क्या हुआ है, ठीक है। तो जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसे में जो हम जब बात करते हैं अपने इंटरव्यू को लेकर के, तो सारे डेमो वीडियोस हैं। हर एक चैप्टर्स की बात करें, हर एक लेसन के वाले उसमें अब अपलोड भी किए जा रहे हैं बराबर से। PDF फाइल्स हैं, पूरा आपका रिमझिम मैरीगोल्ड पूरा सारांश सब कुछ उसमें दिया हुआ है। पूरे आपके जो NCERT बुक्स की बात करें वो भी हमने शामिल किया हुआ है उसमें, ठीक है। तो ये सब आप वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा कोर्स है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये सब आपका PGT कंप्यूटर साइंस और उनके लेवल का क्वेश्चन है कि AI में पाइथन क्या होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आप इसे कैसे जो है यूज़ में लेकर के आते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से ही कोई AI टूल जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। इतनी डिग्री लेकर के PRT ही क्यों, है ना। आप ज़रूर पक्का है MA किए होंगे, या आप हो सकता है BTech किए हों, MBA किए हों, तो आपसे बोलेंगे ये सारी डिग्री है, इसके लिए PRT में क्यों, ज़रूरत क्या है इसकी, या किस लेवल तक ये हेल्प करेगा इसमें। तो वो चीज़ अपने आप को आपको ही बतानी होगी। एक स्कूल शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व हैं, ये शायद ऊपर सवाल हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होना चाहिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कोई भी एक चैप्टर अगर अच्छी तरीके से काम नहीं करता है तो आप ऐसे में क्या करोगे। व्हेन अ लेसन डज नॉट वर्क देन व्हाट यू विल डू, आप उस समय क्या करोगे। तो सीधी सा है कि TLM वाली चीज़ें, अपने पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका, वो सब कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। फिर कुछ आपके सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना। ये बात याद रखिए, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन मतलब जैसे अब मैं सिचुएशन की बात करूँ, आपने अचानक से बोला कि मैं लखनऊ से हूँ, तो वहाँ से सवाल बन गया। आपने बोला आगरा से हूँ, तो वहाँ से क्वेश्चन बन गया, है ना, कि आगरा में फेमस क्या है, लखनऊ में फेमस क्या है। आपका नाम महेश है तो उसमें फेमस क्या है ऐसे में। तो ये सारे क्वेश्चन सिचुएशनल बेस्ड हो गए। आलसी विद्यार्थी को आप कैसे संभालेंगे, ठीक है, आलस वाली चीज़ें हैं, तो वो चीज़ इसमें सब में शामिल हो जाती है। तो लगभग 50 सवाल यहाँ पर इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस, ये कॉमन क्वेश्चंस थे दोस्तों, जब हम आपके KBS इंटरव्यू को लेकर के बात करते हैं। एक बार ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। बाकी यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े रहिए टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी के साथ में भी। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में बहुत जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।